A brief revision about NPO. NPO क्या था? It was a non-profit organization. मतलब प्रॉफिट कमा, गलत जवाब। डेफिनेटली प्रॉफिट कमाएगा, कमाना भी चाहिए, लेकिन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट इज नॉट देयर। प्रॉफिट इज सेकेंडरी थिंग। इसलिए हमने लिखा इट इज फॉर द सर्विस, म्यूचुअल हेल्थ, आर्ट, कल्चर, हेरिटेज का इंटेंशन, रिक्रिएशन एक्टिविटी, मेंबर्स के लिए डेवलपमेंट, ऐसी जो भी कंसर्न अथॉरिटीज होंगी उनमें ये एनपीओ लगेगा। प्रॉफिट तो होगा, प्रॉफिट करना भी चाहिए। इन ऑर्डर टू सस्टेन the financial level of the organization, it has to earn profits because it has to beat the inflation, and that's why profit कमाना पड़ेगा। प्रॉफिट कमाया तो कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। अब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो हम क्या बोलेंगे? एनपीओ का प्रॉफिट आया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हुआ इतना इतना, तो कॉन्ट्रैक्टरी नहीं लग रहा है। दैट्स वाई हमने उसका नामकरण कर दिया। नामकरण क्या कर दिया? हमने प्रॉफिट को बोल दिया सरप्लस और लॉसेस को बोल दिया डेफिसिट्स। सरप्लस डेफिसिट एक बात, वैसे ही बैलेंस शीट तो सबके लिए बनती है, क्योंकि बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटी होते हैं। एनी कंसर्न, एनी एंटिटी, एनी पर्सन, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी कंपनी विल हैव बैलेंस शीट। वैसे ही एनपीओ की बैलेंस शीट बनेगी, एक तरफ लायबिलिटीज, एक तरफ असेट्स, नो प्रॉब्लम। लेकिन दूसरा, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब फिर से सेम थिंग विल अप्लाई, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जरा विचित्र लग रहा है, इसलिए हमने उसका भी नामकरण कर दिया। उसका नामकरण क्या कर दिया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एग्जैक्टली सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट में आएंगे सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट में आएंगे सारे इनकम्स, एंड यू हैव टू फाइंड आउट क्या हो रहा है। करना क्या है? एनपीओ को एक छूट दे के रखी है कि दे नीड नॉट टू मेंटेन द कंटिन्यूअस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उन्होंने सिर्फ पैसे का हिसाब किताब रखना चाहिए। अब पैसे का हिसाब किताब, इसका मतलब होता है ऑल द रिसिट्स, वेदर दे आर इन कैश और दे आर इन बैंक, एंड ऑल द पेमेंट्स मेड बाय द कंसर्न हैज टू बी अकाउंटेड फॉर। इसलिए फॉर द फुल ईयर एनपीओ will maintain one single account called as receipt and payment account. हमारे समझने के लिए it is a combined cash bank account. हमारे समझने के लिए it is a combined cash bank account. Otherwise, NPO will maintain what? Receipt and payment account. Receipt payment में डेबिट साइड में रिसीट्स आएंगी, लेकिन रिसीट्स दो नेचर की होती है। अगर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे आ रही है, हर साल आ रही है, हर महीने आ रही है, हर समय आ रही है, तो वो रेवेन्यू रिसीट्स कहलाएगी, एंड वी विल ट्रीट दोज रिसीट्स एज अवर रेवेन्यू इनकम। और रेवेन्यू इनकम मतलब जैसे पी एंड एल था, वैसे इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में चले जाएगा। अपन ने वहां पे इमेज बनाई है, देख लो एक बार। वैसे पेमेंट्स जब करोगे तो पेमेंट्स में दो प्रकार के पेमेंट्स रहेंगे। एक, अच्छा रिसीट्स का कैपिटल रहेगा ना। कैपिटल रिसीट्स क्या होती है? कैपिटल रिसीट्स वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे नहीं आएगी, वंस इन व्हाइल आएगी, 4-5 साल में एक बार आई, ऐसा हो सकता है। सो दैट इज व्हाट इज कैपिटल रिसीट्स। अगर कैपिटल रिसीट्स है तो वो रेवेन्यू में नहीं जाएगी, इसका मतलब वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। सो कैपिटल रिसीट्स आर फॉर बैलेंस शीट, सिंपल। पेमेंट्स में अगर रेवेन्यू पेमेंट्स है, पीरियोडिक पेमेंट्स है, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए किए हुए पेमेंट्स है, तो वो खर्चे है, तो उसको हम रेवेन्यू में डालेंगे, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में डालेंगे, खर्चा। और अगर पेमेंट कोई कैपिटल पर्पस के लिए किया है, कोई असेट एक्वायर करने के लिए किया है, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट आवर असेट। इसलिए वहां पे दो हमने मार्क्स किए, वन रिसीट्स जो रेवेन्यू है वो इनकम में, रिसीट्स जो कैपिटल में वो लायबिलिटी में, पेमेंट्स जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंस में, पेमेंट्स जो कैपिटल है वो असेट्स में। इस प्रकार से आपको इनके फाइनल अकाउंट्स बनाना है। जनरली आपको ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसीट पेमेंट दिया रहेगा, या ओपनिंग की इंफॉर्मेशन और रिसीट पेमेंट दिया रहेगा, और आपको रिक्वायर्ड रहेगा इनकम एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, इतना रिक्वायर्ड रहेगा। कभी कभी ओपनिंग का कैपिटल फंड मिसिंग रहेगा, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट के तौर पे भी बनानी पड़ सकती है। सो हमारा स्कोप ये है, बेसिकली
पी एंड एल एंड बैलेंस शीट, मतलब ये फाइनल अकाउंट्स ही है, इसलिए टाइटल का नाम आपका फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ही आपका टाइटल है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? गुड। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, आपको याद होगा कि अगर मुझे दिख रहा है सब्सक्रिप्शन का इनकम रिसीव हुआ है 50,000, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो दिख रहा है 60,000, तो इसके दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। इनकम तो है 60,000 लेकिन मिला हुआ है 50,000। पहला इंटरप्रिटेशन कहता है 10,000 का इनकम मिलना बाकी है, उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। या ऐसा भी हो सकता है 60,000 का इनकम था, इस साल 50,000 लिया, इसका मतलब 10,000 पहले ही लिया हुआ हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। हर एक चीज में दो इंटरप्रिटेशन आएंगे, आइदर दिस और दैट, तो वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए चैप्टर थोड़ा सा हेवी पड़ता है कभी कभी। वैसे ही पेमेंट्स में मैंने रेंट का पेमेंट किया है 22,000 रुपया, मतलब खर्चे में दिखना चाहिए 22 लेकिन दिख रहा है 24, फिर से दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। अगर 24 का एक्सपेंडिचर है और 22 ही पे किया है, मतलब 2,000 पे करना बाकी है, तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखेगा, अभी भी पे करना बाकी है। या दूसरा, 24 में से इस साल 22 ही पे किए, इसका मतलब 2,000 पहले ही पे करके रखे थे, ऐसा भी हो सकता है, तो उसको हम प्रीपेड रेंट करके बुक करेंगे। तो इस प्रकार से दी हुई इंफॉर्मेशन का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करके उसको हमको प्रेजेंट करना है। यहां टिपिकल फाइनल अकाउंट्स नहीं है, ट्रायल बैलेंस का आइटम उठाओ एक इफेक्ट, और एडजस्टमेंट का इफेक्ट उठाओ दो इफेक्ट, एडजस्टमेंट का आइटम उठाओ दो इफेक्ट, ऐसा वाला हिसाब यहां नहीं है जो हमारी 11th में था, इसलिए थोड़ा टिपिकल आपको फील हो सकता है। इसके बाद में हमने एक बहुत बड़ा झोल देखा था रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, याद है? सब्सक्रिप्शन जनरली रूल तो ऐसा बनाते जितना रिसीव्ड है उतना हमारा इनकम है, जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है उतना हमारा इनकम है। इस साल में जितना सब्सक्रिप्शन मिला उसको हमने इनकम मान लिया, लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी सब्सक्रिप्शन हो सकता है जो कि पिछले साल को बिलोंग करता है, जो कि पिछले साल को बिलोंग करता है लेकिन मिला इस साल में है। पिछले साल को बिलोंग करता है लेकिन मिला इस साल का है, तो इनकम वो इस साल का है क्या? नहीं। अगर बिलोंग पिछले साल का करता है लेकिन मिला इस साल में, तो इस साल का इनकम नहीं है, लेकिन वो रिसीट के फिगर में आया हुआ होगा क्योंकि वो इस साल में रिसीव हुआ है, क्योंकि वो इस साल में रिसीव हुआ है, इसलिए वो रिसीट के फिगर में आया हुआ होगा। अगर वो रिसीट के फिगर में आया है तो उसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे, और वो पिछले साल का है तो उसको हम बोलते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। समझ में आ रही है बात? वैसे ही ऐसा भी हो सकता है कि इस साल का सब्सक्रिप्शन है लेकिन साल खत्म हो गया फिर भी मिला हुआ नहीं है, तो उसको हम कहेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन है तो इसी साल का, इस साल की इनकम में आना चाहिए, लेकिन इस साल के रिसिट में वो नहीं आया क्योंकि वो मिला ही नहीं है, तो उसको हमको ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हम लेंगे ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। वैसे ही एडवांस, इस साल का इनकम पहले ही मिल चुका है पिछले साल, तो इस साल मिला हुआ नहीं है, मतलब रिसीट की फिगर में नहीं आया लेकिन इनकम तो वो इसी साल का है, तो उसको इनकम में इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए हम लेंगे ऐड ओपनिंग एडवांस। और अगले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल में मिल चुका है तो रिसीट के फिगर में तो आ गया लेकिन इस साल का वो सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो उसको रिसीट के फिगर में से, मतलब इनकम के एंगल में से हटाना पड़ेगा, इसलिए हम लेस करते क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो हमें मिलेगा फाइनल बैलेंस सब्सक्रिप्शन अक्रूड या सब्सक्रिप्शन ड्यू या सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर दैट ईयर, और ये हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। एड लेस, ओपनिंग क्लोजिंग और एडवांस और आउटस्टैंडिंग, ऐसे तीन और उसके दो विकल्प, इतने सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं। बेटर है हम क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम 4 बैलेंसेस डालेंगे, एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और एक ट्रांसफर एंट्री करेंगे। ये 6 ही आइटम आते हैं। इन 6 आइटम्स में से कोई एक आइटम मिसिंग रहा तो वो हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब फर्म को या एनपीओ को पैसा लेना है, मतलब असेट के समान बिहेव करता है, और एडवांस मतलब पहले ही मिल चुका है तो उतनी सर्विसेज देनी है, वो लायबिलिटी समान बिहेव करता है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया असेट का ओपनिंग बैलेंस, तो उसको हम डेबिट में लिख देंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया असेट का
क्लोजिंग बैलेंस तो उसको हम क्रेडिट में लिख देंगे। वैसे ही एडवांस, ओपनिंग एडवांस मतलब ओपनिंग लाइबिलिटी हो गई, तो ओपनिंग लायबिलिटी का बैलेंस हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और क्लोजिंग लायबिलिटी मतलब क्लोजिंग एडवांस, उसका बैलेंस हम डेबिट साइड में लिख देंगे। लेकिन लिखते समय ओपनिंग बैलेंसेस ऊपर लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस नीचे लिखेंगे। फिर एक जर्नल एंट्री, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट और सब्सक्रिप्शन में क्रेडिट इनकम वाली एंट्री, वो हम कर लेंगे। अब ये 5 फिगर को बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली छठवीं फिगर बैलेंसिंग फिगर करके निकल आएगी, जो कि ट्रांसफर एंट्री रहेगी, ट्रांसफरिंग इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसलिए एंट्री बनती है सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कभी ये बैलेंसिंग फिगर हो सकती है जो आप कैलकुलेट करोगे, कभी इसकी इंफॉर्मेशन दी रहेगी तो इसको हेल्प करके छठवीं कोई और फिगर हमको निकालना है जो मिसिंग रहेगी। ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इतना काम सब्सक्रिप्शन का हमको करना है। समझ में आया? वैसे इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए ऑलरेडी, आपको याद होगा, रिवाइज करिए। और अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, वो आप सॉल्व करेंगे, आपके स्क्रीन पे है ये वाला छोटा सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग 2016 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश इज 42,000. It includes 1,600 for 2015 and 600 for 2017. Also, 3,000 has still to be received for 2016. Calculate the amount to be credited to income expenditure account in the respect of subscription. मतलब इस साल के लिए 2016 के लिए सब्सक्रिप्शन इनकम कितना होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन इज ऑल योर्स, स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, काफी दिन के बाद आप कर रहे हो, थोड़ा सा अच्छे से उसको ध्यान दो और करो, यू विल गेट द क्वेश्चन वेरी क्लियरली। बन गया क्या क्वेश्चन? चलो फटाफट बनाइए। थोड़ा सा टाइमलाइन पे भी ध्यान देंगे, अगर टाइमलाइन पे ध्यान देंगे तो सही आएगा। आंसर में लर्न करके थोड़ी आया दोस्त। चलिए देखिए क्या कहता है, लेट अस मेक एन अकाउंट फर्स्ट। So this is my subscription account, right? ये है हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब सबसे पहले रिसीव्ड वाली फिगर है, आपको याद है हम क्या करते हैं, रिसीव्ड की फिगर सबसे पहले हम डाल देते हैं। तो पोस्ट कीजिए बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, हाउ मच इज दैट, 42,000, सही है।
It includes 1,600 for 2015 and 600 for 2017. तो उसको हटा दो तो पता चलेगा कि हमारे इस साल के लिए कितना है। याद अपन कैसा करते थे? करंट ईयर 2016, इसके पहले 2015, इसके बाद 2017। सबसे पहले हम क्या करते थे? सब्सक्रिप्शन ड्यू। क्या करते थे? सब्सक्रिप्शन ड्यू। कितना लेना है तो वो फिलहाल तो हमको पता ही नहीं कितना लेना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमको फिलहाल पता है। जो सब्सक्रिप्शन को मिला उसमें 1600 हमने रिसीव किए जो 2015 के थे, 1600, और 600 2017 के थे, ये भी ठीक है। मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन जो कि 42,000 है, कितना है? 42,000। इसमें से हम 1600 और 600 माइनस कर देंगे तो हमें इस साल का रिसीव्ड मिलेगा। कितना है वो? 39,800। लिख दीजिए 39,800, ये इस साल का रिसीव्ड हुआ है। ऑल्सो 3,000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2016। इसका मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में इस साल का 3,000 है, विच इज स्टिल रिसीवेबल, अभी भी लेना बाकी है। तो 39,800 लेने के बाद 3,000 लेना बाकी है। मतलब सब मिला के कितना लेना था? ऐड करना पड़ेगा। ऐड कितना हो जाएगा? 42,800। ये हो गया सब्सक्रिप्शन ड्यू। जरा सीधे चल के देखो, 42,800 लेना था, 39,800 मिल गया तो 3,000 आउटस्टैंडिंग हो गया। संस्कृति कंटिन्यूस बोलतेस तू, जरा गप बस ना। और व्हाट अबाउट 2015? वी हैव नो आइडिया। डू वी हैव एनी आइडिया? इसका ड्यू कितना था? नहीं, तो हम क्या मानेंगे? 1600 ही लेना था, ऐसा मानेंगे। मानना पड़ेगा, दूसरा कोई वे आउट है क्या आपके पास? नहीं है। तो 1600 लेना पड़ेगा जो ड्यू था, और 1600 मिल गया, मतलब आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? निल। और यहां तो ड्यू कुछ था ही नहीं क्योंकि साल अभी शुरू होने का ही है, फिर भी 600 मिल गया, मतलब 600 क्या हो गया? क्लोजिंग एडवांस हो गया। क्या हो गया? क्लोजिंग एडवांस। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? टोटल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया 3,000, और ओपनिंग कितना हो गया? 1600। यहां से बैलेंसेस निकला है? नहीं निकला है। एंड दैट्स व्हाई हम यहां पे रखेंगे टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। साल के शुरुआत में लेना था वो है 1,600। डू यू अंडरस्टैंड? साल के अंत में वी हैव क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, द फिगर इज 3,000। एट द सेम टाइम वी हैव क्लोजिंग एडवांस, लिख दो यहां पे, टू क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, एंड दैट इज 600। Closing advance subscription is 600. How about opening advance? There is no hint about it, so we'll keep dash. And then what we'll do? इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, और वो जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फाइंड आउट 43, 45 माइनस 1600 और माइनस 600, एंड दैट इज 42,800, जो कि हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। ये रहा ड्यू, है ना? 42,800 इस साल का ड्यू था, तो इस साल का जितना ड्यू है उतना तो इनकम में जाएगा। सो हमारा अकाउंट भी क्या बता रहा है? 42,800। अंडरस्टैंड? लेट्स सी द आंसर। इनकम एक्सपेंडिचर ट्रांसफर 42,800 मिला आपको, ये रहा। ठीक है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट 1600, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस, ये रहा रिसीव्ड, और ये रहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब इतना हमारा इनकम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर किया। क्लियर? अंडरस्टूड? तो कुछ लिंक लगने लगी कि नहीं लगी? गुड। चलिए तो एक और इलस्ट्रेशन करते हैं।
चलिए करिए, स्टार्ट डूइंग इट। सपोज सैलरीज, अभी सब्सक्रिप्शन जगह सैलरी आ गई, सैलरीज पेड ड्यूरिंग द 2016 वेर 2300, द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। Salaries unpaid on 31st March 15, salary prepaid on 31st March 15, unpaid on 31st March 16, prepaid on 31st March 16. Calculate the amount to be debited to income and expenditure account in respect of salaries and also show the necessary ledger account. क्या करना पड़ेगा? जितनी सैलरी इस साल का एक्सपेंडिचर है irrespective of paid or payable वो लेना पड़ेगा. That you have to find out. So there are 4 balances and 1 transaction. Transaction की journal entry करो, balances को post करो, find out the missing figure. That will be income expenditure वाली figure. So simple. Just like your subscription. Right? Come on, go ahead, do it. Come on, go ahead, do it. और थोड़ा सा आज घर में सब्सक्रिप्शन के प्रॉब्लम जो किए उसको रिवाइज करो। आप सब भूल गए एनपीओ, थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है, रिवाइज करोगे तो फायदा होगा। हमारा ईयर 2016 है, तो 15 मतलब ओपनिंग हो जाएगा और 16 मतलब क्लोजिंग हो जाएगा। सही है? सो बेसिकली सैलरी अनपेड ये हमारा असेट है कि लायबिलिटी है? एनपीओ ने सैलरी नहीं पे किया, ये हमारी लायबिलिटी है। मतलब ये क्या हो गया? ओपनिंग लायबिलिटी। ये क्या हो गया? ओपनिंग असेट। ओपनिंग असेट क्यों हो गया? प्रीपेड है, वो पहले ही पे कर दिया, मतलब उतनी सर्विसेज हमें लेना है, वो हमारा असेट हो गया। ये क्या हो गया? क्लोजिंग लायबिलिटी। और ये क्या हो गया? क्लोजिंग असेट। अब आपको मालूम है ओपनिंग लायबिलिटी का बैलेंस कहां लिखते हैं, क्लोजिंग लायबिलिटी का बैलेंस कहां लिखते हैं, ओपनिंग असेट का बैलेंस कहां लिखते हैं, क्लोजिंग असेट का बैलेंस कहां लिखते हैं, वो लिखिए। और इसके अलावा हमने सैलरी पे की है 23,000, तो उसकी एंट्री क्या होती है? सैलरीज अकाउंट डेबिट कितना? 23,000 टू क्या होता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कितना? 23,000। सैलरी खर्चा है, सैलरी खर्चा है इसलिए हमने डेबिट किया सैलरीज को, और पेमेंट किया इसलिए हमने रिसीट एंड पेमेंट में क्रेडिट कर दिया। सो एक्चुअली सैलरी अकाउंट के सारे डिटेल्स आपके पास आ गए ना? क्या डेबिट किया जाए, क्या क्रेडिट किया जाए। अब इनमें से निकालना है कि साल भर का खर्चा कितना सैलरी का। निकल गया? बोलिए आंसर क्या आया? 23,200। सबका आया? किसका नहीं आया? जिनका नहीं आया अकाउंट बनाइए प्रॉपरली, आ जाएगा। ये रहा मेरा सैलरी अकाउंट। इससे सिंपल तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता दोस्तों। सही है? देखो सबसे पहले जर्नल एंट्री ले लेते हैं।
रिसीट पेमेंट में क्रेडिट हुआ, सैलरीज में क्या होगा, डेबिट। इसको बीच में लिखो, टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सैलरीज पेड, कितनी पे की हमने, 23,000, सही है। बाद में बैलेंसेस दिए हुए उसको भी ले लो। ओपनिंग लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है, क्रेडिट साइड में, क्या लिखोगे आप, बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना है 1,400, श्योर, ये हमने पोस्ट कर दिया। उसके बाद में प्रीपेड बता दिया, ओपनिंग प्रीपेड, असेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, यहां पे लिख दो टू ओपनिंग प्रीपेड, बात नहीं, सैलरीज कितना है वो 400, ये भी हमने पोस्ट कर दिया। इसके बाद में अनपेड ऑन 16 मतलब क्लोजिंग है, और अनपेड मतलब लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस लाइबिलिटी वाले साइड में मतलब क्रेडिट साइड में, हम लिखेंगे क्लोजिंग, सही है क्या, लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में, बोलते भी नहीं जरा, क्या होगा, टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना 1,800, सही है। और यहां आएगा बाय क्लोजिंग प्रीपेड सैलरीज, कितना आएगा 600। किसको नहीं समझा ये बैलेंसेस कैसे डाले हमने, ओपनिंग लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड है ना, ये रहा। ओपनिंग असेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस डेबिट साइड, ये रहा। क्लोजिंग लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस लेकिन डेबिट साइड, ये रहा। और क्लोजिंग असेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस लेकिन क्रेडिट साइड, ये रहा। तो चारों बैलेंस पुटअप हो गए, जर्नल एंट्री का पोस्टिंग हो गया। अब हम करेंगे बैलेंसिंग और निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर के ट्रांसफर एंट्री पास करना पड़ेगा। ट्रांसफर एंट्री क्या होगी, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट टू सैलरीज अकाउंट, सैलरी का खर्चा इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर दिया। डिफरेंस कितना आ रहा बताओ, 23,200, ये हमारा सैलरी का खर्चा है, दैट्स इट। दिस इज द इनकम एक्सपेंडिचर फिगर दैट वी विल टेक टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिंपल, एक्चुअली सिंपल, लॉजिकल था। चलिए आंसर देख लेते हैं, सही है क्या। ये रहा आपका सैलरीज अकाउंट, और इसमें आंसर मैच हो रहा, क्या हो रहा, क्या ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 23,200 मैच हो गया, वंडरफुल। समझे बच्चों, तो इस प्रकार से हमको करना है। ऑलराइट, चलो लेट मी फाइंड आउट 1 or 2 more questions. ऑलराइट, इतना है, कुछ और रहेगा तो और करूंगा। तो रिवीजन करेंगे हम इसके क्या के हमारे एनपीओ के लिए, ठीक है। तो आपको डेबिट क्रेडिट का रिवीजन करना है कि सब्सिट्यूट अकाउंट का डेबिट क्रेडिट कैसा करना है, उसको भी हम करते हैं। चलिए रिवीजन करते हैं एनपीओ का।